गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर की तरफ से। आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल्स या रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसा कि अभी तक के हमने वीडियोस में डिस्कस किया है, ये रिलेशनल डेटा मॉडल जो है ये सबसे एडवांस, बहुत ही ज़्यादा इजी टू ऑपरेट कंसेप्ट है। बड़े से बड़े डेटा ग्रुप को भी ये इजीली अरेंज कर सकता है और इसको एक्सेस करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बहुत ही सिंपल वे में रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए आज के टाइम में अगर हम बात करें तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में रिलेशनल डेटा मॉडल्स को ही सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है। हमने इस पर अलग से एक छोटा वीडियो बनाया था, अब हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो कंसेप्ट आ रहे हैं या आने वाले जो वीडियोज़ हैं DBMS के, उनमें भी इस्तेमाल किए जाएंगे। तो आपका टाइम वेस्ट किए बगैर डायरेक्ट द पॉइंट पर आते हैं। मैं यहाँ पे डेफिनेशंस वगैरह नहीं दूंगा, वो हम उसके लिए वीडियो एक क्रिएट कर चुके हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में अलग से एक छोटा वीडियो का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट एग्जांपल के थ्रू शुरू करते हैं कि ये काम कैसे करती है। ठीक है, तो रिलेशनल डेटा मॉडल्स के अंदर डेटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज में टेबल का मतलब ही रिलेशन होता है। क्यों? कॉलम्स एंड रोज, इनके कॉम्बिनेशन से डेटा तैयार होता है। यानी कि यहाँ पे जो एक डेटा है, जैसे इस ब्लॉक की मैं बात करूँ, ये कॉलम से भी जुड़ा है, रो से भी जुड़ा है, तो यहाँ जो डेटा है ये दो अलग अलग चीज़ों को रिलेट कर रहा है, इसीलिए टेबल को रिलेशन भी बोला जाता है। इसीलिए ऐसे रिलेशनल डेटाबेस मॉडल्स बोला जाता है। अब बात करते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल्स में सारा डेटा टेबुलर फॉर्म में सेव होता है, तो हमको पता है टेबल की प्रॉपर्टीज़ क्या है। एक तो कॉलम्स होते हैं, एक रोज होती है। तो जब भी कोई डेटा टेबल के अंदर अगर कॉलम में डाला जाता है तो उसको बोला जाता है फील्ड। अब ये फील्ड क्या होता है? कॉलम में आने वाली वैल्यू। जैसे मैं टेबल में किसी का नेम स्टोर कर रहा हूँ, तो इस कॉलम का फील्ड क्या हो गया, यानी इस कॉलम में किस तरह की वैल्यूज आ सकती है? नेम, यानी सबके नाम ही आएंगे। अगले वाले की बात करें एज, तो इस वाले कॉलम में क्या आ सकता है? सबकी एज ही आएगी। यानी कि फील्ड का मतलब ये कि उस फील्ड में उसी टाइप का डेटा अलाउड है जिसकी परमिशन वो फील्ड दे रहा है। मैं एज के अंदर नेम लिखूंगा, अलाउड ही नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा इसको सिंपल कर देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे कह दिया एज को खाली नंबर्स में ही डालना है, न्यूमेरिक डेटा ही इंसर्ट करना है, तो 21, 22, 23 इसी तरह से डेटा एक्सेप्ट करेगा। मैं वहाँ पे अगर अल्फ़ाबेट्स में 21 लिखूंगा, वो अलाउड ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका फील्ड उसको परमिशन नहीं दे रहा है। तो सिंपल सा, हर एक कॉलम जो है वो फील्ड होता है। फील्ड का मतलब स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा ही अलाउड है। ठीक है, अब बात करते हैं रोज की। रोज के अंदर जो है ऑब्जेक्ट्स का डेटा आता है 1 by 1। ठीक है, ये जो सब लिखे हुए नेम, एज, एड्रेस, ईमेल, मोबाइल, डिपार्टमेंट, रोल, सैलरी, ये सब फील्ड्स हैं। हर एक कॉलम का अपना फील्ड है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मैं किसी की इन्फॉर्मेशन फिल कर दूँ, सपोज नाम, नेम में दे दूँ राज, उसकी एज दे दी मैंने 21, एड्रेस उसका दे दिया मैंने उदयपुर, उसका ईमेल आईडी डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया, उसका डिपार्टमेंट सपोज मैंने डाल दिया सेल्स डाल दिया, रोल उसका डाल दिया मैंने मैनेजर, एंड सैलरी उसकी डाल दी मैंने 20,000। यानी कि मैंने क्या किया, एक पूरे पर्सन की इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है। तो उस पर्सन की जो सारी वैल्यूज़ है ये उसके एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इन सिंपल के टेबल के अंदर जो भी वैल्यू रोज में इंसर्ट की जा रही है वो सब की सब एट्रीब्यूट्स है उस ऑब्जेक्ट के। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो छोटे छोटे जो ब्लॉक्स बन जाते हैं टेबल और कॉलम के क्रॉस होने की वजह से, इनको बोला जाता है टपल्स। यहाँ पे अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से सारे मल्टीपल टपल्स बने हुए हैं। हर एक टपल के अंदर स्पेसिफिक वैल्यू आती है जो कि फील्ड के रूल्स को फॉलो करे और साथ के साथ जो है उस ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई हो। तो उस वैल्यू को जो टपल में इंसर्ट की जाती है उसे बोला जाता है रिकॉर्ड। नेम वाले फील्ड में जाकर के मैंने नाम लिखा राज, तो उस टपल में क्या आ गई इन्फॉर्मेशन, जो है रिकॉर्ड क्या आ गया है? राज, ये उसका रिकॉर्ड है। ठीक है, तो इन सिंपल सा फील्ड्स जो है कॉलम की हेडिंग्स होते हैं जो कि दिखाते हैं कि किस तरह का डेटा इसके अंदर आएगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, उन्हें फॉलो करना पड़ता है। एट्रीब्यूट किसी भी ऑब्जेक्ट की सारी जो वैल्यूज, जो भी इन्फॉर्मेशन हम टुकड़े टुकड़े में डालने वाले उसके एट्रीब्यूट कहलाते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या हो गया, इनको अलग अलग करना। अगर मुझे ये पता नहीं कि नेम, एज, एड्रेस और ईमेल में डिफरेंस क्या है, तो मैं कैसे पता करूंगा कि इन्फॉर्मेशन क्या है? वहाँ पे बस खाली मैं जब भी सर्च करूंगा सब एक साथ लिखा हुआ आ जाएगा, नंबर्स, कैरेक्टर्स एक साथ लिखे हुए, मुझे पता ही नहीं कि वो हो क्या रहा है। इसीलिए एट्रीब्यूट्स का मतलब ये हो गया कि कैसे ये अलग अलग फील्ड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ये एट्रीब्यूट्स हो गए। टपल, रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से जो ब्लॉक्स बनते हैं उनको टपल्स बोला जाता है। उनमें जो भी वैल्यू डाली जाएगी उसको रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल काम कैसे करता है। मैंने एक एग्जांपल दिया है, एक कंपनी का एक डेटाबेस में क्रिएट कर रहा हूँ, उसमें मैं पूरे डेटाबेस की बात नहीं कर रहा हूँ, एक छोटे हिस्से की बात करता हूँ। डेटाबेस तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, कंपनी का खुद का प्रोफाइल अलग, एम्प्लॉयज़ की प्रोफाइल पूरी अलग, कंपनी के प्रोडक्ट्स की प्रोफाइल पूरी अलग, तो इस तरह से कंपनी का डेटाबेस तो बहुत वास्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे बात करते हैं एम्प्लॉय डेटाबेस की।
एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है, किसी भी एम्प्लॉय की अगर हमें इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखनी हो तो हम कैसे सेव करेंगे, नेम, उसकी उम्र, एज, उसका एड्रेस क्या है, उसकी ईमेल आईडी क्या है, उसका मोबाइल क्या है, वो किस डिपार्टमेंट में लगा है, उसका रोल क्या है, उसकी सैलरी कितनी, ये बेसिक डिटेल्स है। टेबल काफ़ी बड़ी हो सकती है, मैं खाली बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये सब मैंने एक टेबल में इंसर्ट कर दिया, नेम, एज, एड्रेस, ईमेल, मोबाइल, डिपार्टमेंट, रोल, सैलरी। अब यहाँ पे आकर के रिलेशनल डेटाबेस की सबसे बड़ी जो खूबी है वो नजर आती है। एक टेबल बनी, अब जैसे यहाँ पे मैंने 4 जो है रोज डाला कि 1 2 3 4 रोज है, यानी 4 एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन में एक साथ स्टोर कर सकता हूँ। और जैसे जैसे एम्प्लॉय बढ़ेंगे नीचे खाली रोज बढ़ती जाएगी और टेबल के अंदर वैल्यूज इंसर्ट होती जाएगी। मल्टीपल अलग अलग फाइल्स नहीं बनानी है, एक टेबल बनी उसमें मैं मल्टीपल एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन इस सीक्वेंस में स्टोर करके रख सकता हूँ। ये सबसे बड़ी खूबी है इसकी। लेकिन अब अगर बात करें हम, चूंकि मैंने एक ही टेबल बना दी और ये तो कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं जो मैंने नाम लिखे हैं, ये एट्रीब्यूट्स लिखे हैं, एट्रीब्यूट्स बहुत सारे हो जाते हैं। एड्रेस में भी हाउस नंबर अलग होता है, फ्लैट नंबर अलग हो गया, देन उसके बाद में एरिया, लोकेलिटी अलग, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट अलग, स्टेट अलग, कंट्री अलग, वो अलग हो गया। ईमेल आईडी में सेक्शन हो जाते हैं, ऑफिशियल, पर्सनल, एंड देन उसके बाद में बात कर रहे हैं मोबाइल की भी, तो मोबाइल में भी ऑफिशियल, पर्सनल अलग हो गया, अपडेटेड नंबर अलग हो गया। डिपार्टमेंट में भी मेन डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट, फिर उसमें भी वो किस टीम में है वो अलग हो गया। सैलरी में जो है लास्ट वाली क्या थी, अपडेटेड क्या है, प्रमोशन कब हुआ था, ये आ जाएगा। रोल में भी, एक्चुअल में मैनेजर में भी किस डिपार्टमेंट में, किस सेगमेंट में, उसके नीचे कितनी टीम काम कर रही है। तो एट्रीब्यूट्स के भी सब एट्रीब्यूट्स हो जाता है, तो टेबल बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो एक ही टेबल में सारा डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन फिर उससे हमें ही परेशानी होगी डेटा निकालने की। क्यों? मुझे अगर सपोज इन्फॉर्मेशन चाहिए कि पर्सन का नाम है राज, मुझे खाली उसका एड्रेस चाहिए, आज वो आया नहीं है तो मुझे उससे कांटेक्ट करना है, एक लेटर उसके घर पे भेजना है क्योंकि फ़ोन लग नहीं रहा है। तो मैं किसी बंदे को भेज के पूछूंगा कि भाई क्या हुआ, तुम आज आए क्यों नहीं। तो मैं क्या करूँगा, सर्च एड्रेस वेयर नेम इज इक्वल टू राज फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय, एक क्वेरी मैंने डाल दी। लेकिन अब होगा ये कि खाली एड्रेस नहीं आएगा, वहाँ पर पूरी वैल्यू शो होगी। अब मुझे खाली एड्रेस चाहिए था, मुझे पूरी वैल्यू शो हुई, सोचो मुझे उस वैल्यू में से भी ढूंढ के निकालना पड़ेगा एड्रेस कहाँ लिखा हुआ है। इस चीज़ को सोल्व आउट करने के लिए रिलेशनल डेटाबेस के अंदर टेबल्स को बड़ा बनाने के बजाय उनको छोटे छोटे सेगमेंट में तोड़ दिया जाता है और छोटी छोटी टेबल्स बनाई जाती है। तो अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस टेबल को मैंने छोटी छोटी टेबल्स में तोड़ दिया। और ये देखिए सेगमेंट फिक्स है कैसे, यहाँ पे मैंने उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल दी, नेम, एज, एड्रेस, ये उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब बात करें उसकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन की, उसकी ईमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर, ये ऑफिशियल, ये अलग टेबल हो गई, ये एक सेगमेंट है पूरा। अब बात करते हैं उसका डिपार्टमेंट और रोल, ये एक अलग पूरा सेगमेंट हो गया, एंड देन सैलरी एक पूरा अलग सेगमेंट हो गया। तो 4 मैंने टेबल्स बना दी। अब इससे मुझे फ़ायदा क्या है, मैंने इसको नाम दे दिया एम्प्लॉय पर्सनल, एम्प्लॉय प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉय प्रोफेशनल डिपार्टमेंटल इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉय सैलरी इन्फॉर्मेशन। ये मैं टेबल्स के नाम दे सकता हूँ या जो भी मैं नाम देना चाहूँ। तो मेरा काम बहुत आसान है। मुझे अगर खाली एड्रेस चाहिए तो मुझे खाली इस टेबल में से एड्रेस का निकालने की क्वेरी देनी होगी, तो मुझे उसका नाम, एज, एड्रेस खाली यही शो होगा, सिंपल वैल्यू, ठीक है। यही एब्स्ट्रैक्शन रूल है, खाली वही इन्फॉर्मेशन दिखाओ जो यूजर को चाहिए, ठीक है। अगर मुझे खाली उसका मोबाइल नंबर चाहिए तो मैं इस टेबल में से डेटा निकालूंगा, तो बाकी की इन्फॉर्मेशन मुझे शो ही नहीं होगी। उसी तरह से अगर उसका डिपार्टमेंट या जॉब रोल चाहिए तो मैं इस वाली टेबल में से निकालूंगा, तो बाकी इन्फॉर्मेशन शो नहीं होगी, खाली सैलरी जाननी है उसकी। तो ये यानी कि छोटी छोटी टेबल में तोड़ने का फ़ायदा ये, खाली वही इन्फॉर्मेशन शो होगी जो हमें चाहिए। प्लस इससे क्या होगा, डेटा अपडेटेशन में आसानी रहेगी और डेटा काफ़ी सिंपलर फॉर्म में हमें शो होगा या स्टोर होगा। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा इश्यू क्रिएट होता है। इस टेबल में मैंने नेम डाल रखा है, तो मुझे पता है कि मुझे किसका एड्रेस चाहिए, जो भी नेम है। राज का एड्रेस चाहिए तो राज के नेम से सर्च कर लूँगा, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं ऐसा नेम, यहाँ पे भी नेम नहीं, यहाँ पे भी नेम नहीं। तो फिर ये टेबल में यहाँ पे जिसका ईमेल और मोबाइल वो किसका है पता ही नहीं, ये किसके डिपार्टमेंट रोल पता ही नहीं, सैलरी किसकी पता ही नहीं। तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ तो ये कर सकता हूँ, सबका नेम यहाँ पे भी लिख दूँ, नेम यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो उससे क्या होगा, भाई ये नेम लिखा हुआ है, ये उसकी ईमेल और मोबाइल, ये नेम लिखा हुआ उसका डिपार्टमेंट रोल, ये नेम लिखा हुआ उसकी सैलरी, ये दी। लेकिन एक इशू यहाँ पे भी है। अगर मैं इंडिया का एग्जाम्पल देता हूँ, नाम रिपीट होते हैं। मैं राज नाम की बात करूँ, जब से DDL से आया है तब से हर 20वें बंदे का नाम राज है। अब यहाँ पे अगर हर 20 में से एक बंदे का नाम राज है तो सोचो टेबल में डेटा कितनी बार रिपीट होगा। आप बोल सकते हो सर सरनेम तो अलग होगा, ऑब्वियस ही बात है अलग होगा। लेकिन कहीं पे भी एक ही कंपनी में अगर 2 राज आ गए और किस्मत से उनके सरनेम भी अगर सेम हो गए तो उन दोनों का रिकॉर्ड यहाँ पे क्लैश होगा। और डेटाबेस में यही ध्यान रखा जाता है कि डेटाबेस वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है, तो जहाँ पे नेम क्या सरनेम तक मैच हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए
मैं एक ऐसा एट्रीब्यूट लाऊंगा, एक ऐसी मैं जो है कॉलम ऐड करूंगा या ऐसा एट्रीब्यूट मैं लेकर के आऊंगा जो इन सब में यूनिक हो, नाम सेम हो, इवन भले फेस सेम हो जाए, लेकिन वो एट्रीब्यूट, वो वैल्यू जो मैं दूंगा वो बिल्कुल यूनिक होगी। वो क्या होता है? सबसे बेस्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं आईडी नंबर शुरू कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये इन्फिनिट तक जा सकती है आईडी, लाखों तक में भी जा सकती है। ऐसी कोई कंपनी नहीं जहाँ पे लाखों एम्प्लॉयज़ हों, लेकिन लाखों तक ये आईडी जा सकती है। ये आईडी कभी रिपीट नहीं होगी। दो सपोज जैसे राज आ गए, लाइक राज माथुर, एंड एक और नीचे दूसरा आ गया राज माथुर, दोनों है अलग अलग पर नाम और सरनेम सेम हो गया, लेकिन आईडी अलग अलग हो जाएगा। एक का आईडी हो गया 2, एक का आईडी हो गया 39, तो आईडी से वो डिफरेंट हो गए। तो ये मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, ठीक है। एक मैंने एट्रीब्यूट ऐड कर दिया आईडी। अब यही एट्रीब्यूट मैं यहाँ पे भी डाल दूंगा, इधर इस वाले टेबल में भी आईडी एज इट इज मैं यहाँ पे भी डाल दूंगा आईडी, और यहाँ पे भी मैंने डाल दिया, ये हो गया आईडी। इस तरह से क्या हुआ, मैंने आईडी कॉलम सब में डाल दिया। अब मुझे ये पता है ये सैलरी किसकी है, जिसकी ये आईडी है। सपोज जैसे मैंने आईडी ले ली 01, तो यहाँ पे भी 01, यहाँ पे भी 01 एंड यहाँ पे भी 01। इस तरह से चारों की जो आईडी है वो यहाँ पे मेरा आईडी कॉमन है, चारों के अंदर मौजूद है। ये नेम किसका है, जिसका आईडी 01, एज एड्रेस किसका है, जिसका नेम है, जिसका आईडी 01। ये ईमेल और मोबाइल किसका है, 01। इट मीन्स के यहाँ पे जो ईमेल लिखा हुआ है वो इस वाले बंदे का है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं नाम ले लिया राज, ठीक है। तो यहाँ पे जो ईमेल है जो भी xyz@gmail.com या hotmail.com जो भी है, ये ईमेल आईडी किसका है, 01 आईडी का। 01 आईडी किसका है, राज का। यानी कि ये ईमेल आईडी किसका हो गया, राज का। मुझे इजीली इन्फॉर्मेशन मिल गई। मोबाइल नंबर ये जो लिखा हुआ है ये किसका है, 01 आईडी का, यानी कि राज का। यहाँ पे ये डिपार्टमेंट या जॉब रोल किसके हैं, राज के। ये सैलरी जो यहाँ शो होगी वो किसकी है, राज की। यानी कि एक कॉमन एट्रीब्यूट चारों में अप्लाई हो गया जो कि यूनिक है, जो कभी भी रिपीट हो ही नहीं सकता। इसीलिए डेटाबेस बनाते वक्त ये कंसेप्ट ध्यान में रखा जाता है कि मोस्ट ऑफ एट्रीब्यूट रिपीट हो सकते हैं, तो एक एट्रीब्यूट ऐसा डाला जाए टेबल के अंदर जो कि कभी रिपीट ही ना हो, ठीक है। तो टेबल का कंसेप्ट आपको समझ में आया। लेकिन अब ये टेबल 4 अलग अलग टेबल है, इन चारों को इंटरलिंक कैसे किया मैंने, इस एक एट्रीब्यूट की मदद से। यानी कि अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये चारों टेबल जुड़ी हुई है। कैसे, ये जुड़ गई, ओके, बाय डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन, ये जुड़ गई और ये भी जुड़ गई, ठीक है। इस तरह से चारों टेबल आपस में मर्ज हो गई। तो यही रिलेशनल डेटाबेस मॉडल्स होता है। मल्टीपल बहुत बड़े डेटा को छोटी छोटी सिंपलर टेबल में स्प्लिट करके उन टेबल्स को आपस में इंटरकनेक्ट कर देना ताकि इन्फॉर्मेशन आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाए, यही रिलेशनल डेटाबेस मॉडल कहलाता है। तो अभी तक का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट था इंडिविजुअल आईडी वाला, इसको बोला जाता है की कंसेप्ट। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल्स में की कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि की मॉडल्स जो है या की कंसेप्ट वो कैसे काम करता है। तो अब बात करते हैं की कंसेप्ट की। जैसे पहले वाले में मैं बता चुका हूँ कि की का कंसेप्ट का मतलब क्या हो गया कि हर टेबल में एक ऐसा एट्रीब्यूट होगा जो कि यूनिक होगा, जो इन टेबल्स को आपस में इंटरलिंक करता है। पर खाली यही नहीं, कीज़ अलग अलग टाइप की होती है और उनका यूज़ भी बड़ा अलग अलग है। तो अब हम उनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे मैं बात करूं कि मैंने जैसे यहाँ पे आईडी का एग्जांपल दिया था, ये एक अपने आप में यूनिक एट्रीब्यूट है जो कि कभी रिपीट नहीं होगा। सबका आईडी नंबर अलग अलग होता है क्योंकि आईडी नंबर सिस्टम के थ्रू दिया जाता है, ठीक है। वो यूनिक है भाई, आप नेम के साथ आपको आईडी भी दे दिया गया। आईडी जब आप कहीं जाते हैं तो वहाँ पे आपका आईडी नंबर होता है। आप कहीं पे भी जाए, आप पार्किंग में जाए, आपको जो टिकट नंबर मिला वो आपका आईडी नंबर है, वो एकदम यूनिक है। आपका इंटरव्यू देने गए, रजिस्टर में आपका नाम लिख कर नीचे नंबर डाल दिया गया, वो आपका आईडी नंबर है। आपने जो मूवी देखने के लिए टिकट खरीदा उस पर जो नंबर लिखा वो आपका आईडी नंबर है। इट मीन्स कि आईडी नंबर हमेशा यूनिक होगा, ये कभी रिपीट नहीं होगा किसी भी टेबल में। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, इसलिए मुझे लगता है शायद कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर एक आदमी का 2 टेबल में नाम है, वो दोनों जगह उसके आगे 01 लिखा है, तो ये तो सर आईडी रिपीट हो गई। इसको ऐसे समझते हैं, आप मूवी देखने गए, वहाँ पे आपको 1 नंबर का टिकट मिला, वो आपका मूवी की टेबल के अंदर 1 नंबर आईडी है। आपने कहीं गाड़ी पार्क करी, वहाँ पे भी आपको 1 नंबर का टिकट मिला, तो वो आपका पार्किंग वाली टेबल में 1 नंबर आईडी है। तो यहाँ पे तो ये कॉमन हो सकती है ना, क्योंकि इन टेबल्स का आपस में कोई लेना देना नहीं है, दोनों ही बिल्कुल सेपरेट चीज़ है। तो ऐसी जगहों पे अगर रिपीटेशन हो रहा है तो वो की कंसेप्ट में नहीं आता। इसको ऐसे समझो, 2 अलग अलग डेटाबेस है, मूवी का डेटाबेस अलग है एंड जो है पार्किंग का डेटाबेस बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे जो रिपीटेशन होगा आईडी का, वो चीज़ जो है वो बिल्कुल पॉसिबल है, उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि वो आपस में इंटरलिंक्ड भी नहीं है। अगर वो इंटरलिंक्ड होती हो, वहाँ पे सेम आईडी आ जाती तो इश्यू होता।
ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आईडी यहाँ पे यूनिक एट्रीब्यूट है, ये सिस्टम जनरेटेड है, ठीक है, ये कभी रिपीट नहीं होगा। तो ऐसा जो एट्रीब्यूट होता है उसे नाम दिया जाता है प्राइमरी की। प्राइमरी की एक ऐसा एट्रीब्यूट, एक ऐसी की है जो कि DBMS की टेबल के अंदर एकदम यूनिक है, वो कभी रिपीट नहीं होगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि रिपीटेशन नहीं होगा, तो उस आईडी से हम जब भी कोई डेटा सर्च करेंगे एकदम करेक्ट मिलेगा। कैसे? यहाँ पे राज का आईडी है 1, तो मैं इस टेबल में तो उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ, सेलेक्ट डेटा फ्रॉम टेबल पर्सनल वेयर ID इज इक्वल टू 01। इस टाइप का कुछ की जो है कमांड जो है हमें देना होगा। ये कमांड्स के बारे में हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ पे टेबल्स भी हम वापस बनाएंगे। तो वो क्वेरी देने के बाद में क्या होगा कि ये टेबल इन्फॉर्मेशन तो मुझे शो हो ही थी, उसमें लिखा हुआ आएगा ID 01, नेम राज, एज 22, एड्रेस उदयपुर। साथ के साथ अगर मैं सर्च करूँ शो मी डिटेल्स ऑफ द टेबल प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन वेयर ID इज इक्वल टू 01, तो वहाँ पे मुझे खाली क्या शो होगा? ID नेम 01, ईमेल ID XYZ, मोबाइल नंबर उसका शो होगा। वहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ, ID नंबर लिखा हुआ है। लेकिन अगर क्या हो कि मुझे नाम भी साथ में चाहिए, तो यहाँ पे जॉइंट ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। जॉइंट ऑपरेशन कैसे? मैंने 2 क्वेरी एक साथ लिखी कि इस टेबल में से मुझे नाम दिखाओ जहाँ पे ID 01 है, साथ के साथ उस रिजल्ट को मर्ज करो इसके साथ में, इस टेबल के रिजल्ट के साथ में जहाँ पे मुझे ईमेल ID जानना हो। अब फर्क यहाँ पे क्या है, ध्यान रखने वाली बात क्या है? दोनों ही जगह पे आपने डेटा फील्ड अलग अलग मांगे, लेकिन ID आपको एक ही देनी है, 01 01। इससे क्या होगा, दोनों टेबल का आउटपुट मर्ज हो जाएगा और हमें क्या शो होगा? ID 01, नेम राज, ईमेल दिस एंड मोबाइल दिस। तो इससे मुझे नाम के साथ ईमेल ID वो शो हो गया। तो इस तरह के जॉइंट ऑपरेशंस इजीली परफॉर्म किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की। तो इन शॉर्ट, प्राइमरी की एक ऐसा एट्रीब्यूट होगा जो पूरी टेबल में एकदम यूनिक होगा, कभी रिपीट नहीं होगा और ये सिस्टम जनरेटेड होता है। ठीक है, ये है प्राइमरी की कंसेप्ट। अब बात करते हैं कैंडिडेट की। देखिए, इलेक्शन प्रोसेस होता है बिल्कुल उसी तरह से प्राइमरी की का भी इलेक्शन होता है। पहले टेबल में ये पता किया जाता है कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स जो हैं, कौन कौन से कॉलम्स जो हैं, उनकी वैल्यू यूनिक हो सकती है, रिपीट ना हो। एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि नेम भी यूनिक हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एज की, तो एज अपने आप में रिपीट तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हाँ, जब ज़्यादा अगर एम्प्लॉयज़ हो गए, सपोज जैसे अगर 10 से भी ज़्यादा एम्प्लॉय हो गए, तो एज रिपीट हो सकता है, तो ये भी नहीं रहा। एड्रेस एक ऐसी चीज़ जो बहुत रेयर केस में रिपीट होगी, तो हाँ, ये कैंडिडेट की बन सकती है। क्यों? इसको हम बाद में प्राइमरी की बना सकते हैं। यानी सिंपल सा, वो कीज़ जो प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल हैं टेबल के अंदर, वो सब कैंडिडेट कीज़ कहलाती है। यानी कि इलेक्शन से पहले मल्टीपल कैंडिडेट खड़े होकर के भाई मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, तो उसी तरह से कीज़ कह सकती है, मतलब कीज़ तो कैसे बोलेगी, ये कीज़ को हम कंसिडर कर सकते हैं, हाँ भाई इनमें से कोई एक प्राइमरी की बनेगा, तो पहले उन कीज़ को फाइंड आउट करके निकाला जाता है जो प्राइमरी की बन सकती है। तो ऐसी कीज़ को ही कैंडिडेट की कहा जाता है। तो यहाँ पे एड्रेस कैंडिडेट की हो सकता है। ईमेल आईडी कभी रिपीट नहीं होता, डेटाबेस एक्सेप्ट ही नहीं करेगा रिपीटेड ईमेल आईडी को। तो ईमेल आईडी भी जो है क्या बोलते हैं आपका कैंडिडेट की बन सकता है। मोबाइल नंबर भी कैंडिडेट की बन सकता है। तो ये सब कैंडिडेट की है, और आईडी तो है ही है, आईडी खुद कैंडिडेट की है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। आईडी खुद जो है कैंडिडेट की। इस तरह से हमारे पास में 4 कैंडिडेट की हो गई, आईडी, एड्रेस, ईमेल, मोबाइल, ये 4 कैंडिडेट की। हमने में से किसी एक को जो सबसे ज़्यादा हमें सूटेबल लगे कि ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट हो सकती है, ठीक है, प्लस इंसर्ट करने में या फिर सर्च ऑपरेशन करने में इजीली एप्लीकेबल हो। कैसे? सर्च नेम फ्रॉम टेबल वेयर आईडी इज इक्वल टू 01। अब ये 01 लिखना कितना आसान है। अब ऐसा हो जाए, सर्च नेम फ्रॉम टेबल वेयर मोबाइल नंबर इज दिस। अब 10 नंबर की स्ट्रिंग डालो, और मोबाइल नंबर कैसे याद रखेंगे सबका? सोचिए कितना मुश्किल है। आईडी नंबर याद रखना आसान होता है, मोबाइल नंबर कैसे याद रखोगे? या फिर ऐसा, सर्च नेम फ्रॉम टेबल वेयर एड्रेस इज दिस। अब आप पूरा एड्रेस डालोगे फिर। इसीलिए कैंडिडेट कीज में से उसे प्राइमरी की बनाया जाता है जिसे एक्सेस करना या फिर जिसे मैनिपुलेट करना सबसे ज़्यादा आसान होता है, ऑपरेट इजीली कर सकें। ये हमेशा चीज़ ध्यान रखेगा। यूनिक भी चारों है, कॉमन कोई भी एक डाल दो चलेगा। प्राइमरी की उसी को बनाओ जो सबसे इजीली याद रहे, एक्सेस करने में आसानी दो, क्योंकि क्वेरी बार बार डालनी पड़ेगी, ठीक है, दैट्स वाई। तो ये हो गया कैंडिडेट की का कंसेप्ट, प्राइमरी की मैं बता चुका हूँ। अब बात करते हैं अल्टरनेट की। देखिए, जो इलेक्शन में हार गया उसे दुखी होने की जरूरत नहीं है। वो कैंडिडेट की जो प्राइमरी की नहीं बन सकी, वो हमेशा एज ए अल्टरनेट की मौजूद रहेगी। इन द केस अब्सेंस ऑफ प्राइमरी की, अब्सेंस मतलब कि प्राइमरी की से हम डेटा सर्च नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी रीजन की वजह से कोई भी टेक्निकल ग्लिच हो जाए,
हालांकि ऐसा नहीं होगा, पर अगर हो जाता है तो जो अल्टरनेट कीज हो सकती है हम मोबाइल नंबर से सर्च कर सकते हैं, ठीक है, हम उसके एड्रेस से सर्च कर सकते हैं। यानी कि वो कैंडिडेट कीज जो प्राइमरी की नहीं बन पाई, इलेक्शन में खड़ी हुई, हार गई, लेकिन वो अभी भी कैंडिडेट है, तो वो अल्टरनेट कीज कहलाएगी। ओके, अब बात करते हैं फॉरेन की, लेकिन फॉरेन की से पहले मैं बाकी 3 की बताता हूँ, फिर फॉरेन की बताऊँगा। इसका कंसेप्ट थोड़ा सा टफ है। कंपोजिट की, ना व्हाट इज कंपोजिट की, या इसको कॉन्करेंट की भी बोला जाता है, ठीक है। कभी कभी कुछ टेबल्स ऐसी होती है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल एट्रीब्यूट जो होता है वो प्राइमरी की तरह वर्क नहीं कर पाता है। अब ऐसी टेबल्स हो सकती है, जैसे अगर हम बात करें कि एक ही स्टूडेंट है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसका रोल नंबर है 1 या उसका आईडी नंबर है 1, लेकिन वो 6 सब्जेक्ट के एग्जाम उसने दिए, तो हर एक सब्जेक्ट का नाम अलग अलग होगा। तो मुझे उसके रिजल्ट चाहिए हो तो मैं टेबल में से रिजल्ट सर्च करूंगा कि जिसका रोल नंबर 1 है उसका रिजल्ट शो हो, तो उसके 6 सब्जेक्ट के रिजल्ट आ जाएंगे। अब मैं बोलूँ नहीं मुझे खाली इंग्लिश का चाहिए, या मुझे खाली हिंदी का चाहिए, या खाली मुझे संस्कृत का चाहिए, या फिर मुझे मैथ्स का चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि सर्च डेटा फ्रॉम टेबल रिजल्ट वेयर ID इज इक्वल टू 1, सॉरी रोल नंबर इज इक्वल टू 1 एंड सब्जेक्ट इज इक्वल टू हिंदी। तो उससे 1 रोल नंबर 1 और हिंदी दोनों मर्ज हो जाएंगे और मुझे उस स्टूडेंट का जिसका रोल नंबर 1 है उसका हिंदी का ही रिजल्ट शो होगा। इससे मेरी सर्चिंग काफ़ी आसान हो गई। तो इस टाइप से जब मल्टीपल कीज़ को आपस में कंबाइंड करके रिजल्ट जनरेट किया जाता है तो ये जो कीज़ का कॉम्बिनेशन है इसको कंपोजिट की बोलते हैं। कंपोजिट की में एक की जो है वो प्राइमरी की होगी ही होगी, प्लस उसके साथ में जो दूसरी अल्टरनेट कीज़ हैं उनको भी ले सकते हैं, या फिर रनिंग के हिसाब से कोई भी की को हम डाल सकते हैं। देखिए इसको वापस मैं क्लियर कर देता हूँ। इस वाली टेबल में ID, एड्रेस, ईमेल, मोबाइल, ये हमारी कैंडिडेट कीज़ है, ठीक है। इसमें से ID को हमने प्राइमरी की बना दिया, तो एड्रेस, ईमेल, मोबाइल ये हमारी अल्टरनेट की हो गई। लेकिन क्या हो अगर मुझे ID के साथ नेम करके सर्च करना हो, ठीक है, तो शो डेटा फ्रॉम टेबल वे ID इज इक्वल टू 1 एंड नेम इज इक्वल टू राज। तो नेम तो यहाँ पे ना तो कैंडिडेट की भी नहीं था, अल्टरनेट की भी नहीं है, पर मैंने यहाँ पे उसको मर्ज कर लिया फिलहाल प्राइमरी की के साथ कि ID और नेम को मर्ज करके मुझे रिजल्ट शो करो। तो ये जो कंसेप्ट है की का, इस की को बोला जाता है कंपोजिट की, ठीक है। तो सिंपल सा कंपोजिट की में एक तो प्राइमरी की होगी ही होगी, लेकिन दूसरी की का अल्टरनेट या कैंडिडेट की होना जरूरी नहीं है। क्लियर है बच्चों? अब इसका यूज़ कहाँ आता है कि भाई कभी कभी हो जाता कुछ ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं जहाँ पे अल्टरनेट कीज वर्क नहीं कर पा रही हैं, तो हम डायरेक्ट सर्च कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना कि यहाँ पे मुझे क्या करना हो कि ईमेल, मोबाइल, लेकिन साथ के साथ नाम भी चाहिए, तो यहाँ पे मैं कंपोजिट की क्रिएट करूँगा ID 01 एंड नेम राज, ठीक है। तो उसका क्या होगा, ईमेल और मोबाइल नंबर ID के हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या शो होगा, ID 01 नेम राज, ईमेल ID दिस, मोबाइल नंबर दिस। तो ये कंपोजिट की का एग्जाम्पल है, ओके। अब बात करते हैं सुपर की, ठीक है। देखिए सुपर की का मतलब ये हो गया जैसे कंपोजिट की जो है ही है, प्लस अगर हम क्या करें कि हम ये सोचें कि अगर कभी किसी भी केस में ID अगर रिपीट हो गया तो गलती से सिस्टम ग्लिच की वजह से, तो फिर हम क्या करें, हम जो कैंडिडेट कीज है उन सबको मर्ज कर देते हैं। नोट, ये जरूरी नहीं सारी कैंडिडेट की खोलो। मैंने क्या किया, ID और ईमेल ले लिया मैंने, इन दोनों को मर्ज करके मैंने एक की बना दिया कि भाई अब टेबल में जब भी सर्च करो तो ये 2 चीज़ें रिपीट होनी चाहिए, ID और ईमेल दोनों जो है यूनिक होना चाहिए। तो ये जो की कंसेप्ट होता है जहाँ पे हम कंपोजिट कीज को या फिर जो है हम कंपोजिट की को या फिर हम अल्टरनेट और प्राइमरी की को कंबाइंड करके जो है हम कीज का मॉड्यूल तैयार करते हैं, ये सुपर की कहलाता है। और सुपर की का सबसे सिंपल सा एग्जांपल यही है कि डेटा का रिपीटेशन रोका जाए या एकदम 100% एक्यूरेसी की जाए, इसको सुपर की बोला जाता है। ये हर टेबल में मौजूद होती है, आप चाहे तो उससे डेटा सर्च कर सकते हैं, बट इसे इतना इस्तेमाल किया नहीं जाता क्योंकि प्राइमरी की खुद इतनी यूनिक होती है कि वो रिपीटेशन होने ही नहीं देती। पर फिर भी डबल चेक के लिए, क्रॉस चेक के लिए डायरेक्ट सुपर की के थ्रू सर्च कर सकते हैं। तो अब सुपर की और कंपोजिट की में डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूँ। कंपोजिट की रन टाइम पे बनाई जाती है, जबकि सुपर की पहले से डिफाइन होती है। अब ये रन टाइम क्या होता है, मैं कोई डेटाबेस ऑपरेट कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं ID से सर्च कर रहा हूँ, मुझे लगा है डाउट हो सकता है, तो एक काम करो ID के साथ नेम भी, इस दोनों को मिक्स करके सर्च करो। तो ये रन टाइम है, काम करते हुए मैंने की जनरेट करी है टेम्परेरी, ये सेव नहीं होगी, टेम्परेरी खाली मुझे मेरा डेटा शो कर देगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंपोजिट की। लेकिन सुपर की पहले से ही टेबल बनाते हुए डिफाइन कर दी जाएगी, दैट व्हाट इज सुपर की, ID प्लस ईमेल ID प्लस मोबाइल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, मतलब 2 भी हो सकती है, ID प्लस मोबाइल नंबर, ID प्लस ईमेल ID, या फिर ID प्लस ईमेल प्लस मोबाइल नंबर, तीनों को मर्ज कर दिया, डिफाइन कर दिया कि ये सुपर की है। तो अगर आप सुपर की के थ्रू सर्च करना चाहते हो तो आपको बस सीधा लिखना होगा, ठीक है, शो डेटा फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय वे सुपर की इज इक्वल टू 01
कोमा ईमेल आईडी कोमा मोबाइल नंबर, अलग से आपको लिखना नहीं पड़ेगा भैया आईडी इज इक्वल टू दिस, ईमेल आईडी इज इक्वल टू दिस एंड मोबाइल नंबर इज इक्वल टू दिस। सीधा आपको लिखना है सुपर की इज इक्वल टू 01 जो भी ईमेल आईडी कोमा करके एंड देन कोमा करके मोबाइल नंबर खत्म, तो वो ऑटोमेटिक उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये कंपोजिट की और सुपर की में डिफरेंस है। कंपोजिट की रन टाइम पे बनाई जाती है, टेम्परेरी होती है, परमानेंट सेव नहीं होती। सुपर की टेबल बनाते वक्त ही डिफाइन कर दी जाती है, परमानेंट होती है, ठीक है, और हर बार उसका डेटा जो है रिपीट, उसका जो डेटा है वो टेबल में ऑलरेडी स्टोर्ड होगा, ठीक है। इसका और सिंपल एग्जांपल दूं कंपोजिट की और सुपर की का। आप मार्केट में गए कि मुझे शर्ट खरीदना है, ठीक है, अब आपने बोला कि मुझे जो है व्हाट वी कॉल देम एरो कंपनी का शर्ट खरीदना है, ठीक है, तो आपने उसमें प्राइमरी की अप्लाई कर दी कि ब्रांड नेम आपने डाल दिया, एरो कंपनी का नाम डाल दिया, ये प्राइमरी की होगी, उसके सामने शर्ट दिखा रहा है। फिर आप बोलते नहीं मुझे इसके अंदर ना फुल स्लीव्स चाहिए, ये आपने एक दूसरा एट्रीब्यूट डाल दिया उसके अंदर, ठीक है, तो ये आपके कंपोजिट की बनती जा रही है। ब्रांड नेम डाला वो आपका प्राइमरी की था, उसके बाद में आपने फुल स्लीव डाल दिया, तो ये आपका कंपोजिट की कॉम्बिनेशन होगा। फिर आपने बोला मुझे कलर येलो चाहिए, तो यहाँ पे 3 कीज आपने रन टाइम पे डाली है, तो उस हिसाब से आपके सामने जो है शो होगा। लेकिन आप सीधा बोलो कि भाई, आप सीधा कोई कहो कि भाई आपकी कोई पहचान की ही शॉप है ऑलरेडी, आप उसको, वो बंदा आपको जानता, तो आप उसको सीधा बोलोगे या फुल स्लीव्स में या कोई अच्छे से आया हो तो बताना, ठीक है भाई सीधा चलो, तो वो डायरेक्ट उसको पता है कि भाई ये एरो का शोरूम है, पहला कंसेप्ट। दूसरा कि भाई यहाँ पे जो है ऑलरेडी जो है फुल स्लीव्स ही मिलते हैं, ये हो गया, तो आपको जाके खाली सीधा कलर बोलना था, ठीक है। इट मीन्स के पहले से एट्रीब्यूट डिसाइड कर दिए गए, एरो के शोरूम में जाओ, फुल स्लीव्स ही मिलते हैं उसी शॉप में जाओ, ठीक है, फिर वहाँ जाके खाली कलर बोलना है, तो उस टाइप के शर्ट आपके सामने आएंगे। तो सुपर की क्रिएशन के टाइम पे ही डिफाइन कर दी जाती है, जबकि कंपोजिट की रन टाइम पे बनाई जाती है। अब बात करते हैं लास्ट यूनिक की। अब ये क्या है, ठीक है, देखिए प्राइमरी की जो होती है वो कभी रिपीट नहीं होती, यूनिक होती है, लेकिन वो नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करती। अब ये नल क्या है, यहाँ लिखा हुआ है NULL। कंप्यूटर लैंग्वेज में या डेटाबेस लैंग्वेज में नल का मतलब होता है कोई वैल्यू नहीं, नो वैल्यू इज देयर। किसी कॉलम में, किसी टपल में, किसी भी जगह पे मुझे वैल्यू इंसर्ट करनी है प्राइमरी की में, ठीक है, या पूरी टेबल में कहीं पे वैल्यू डालनी है, नहीं डालनी है, मुझे वैल्यू डालनी नहीं है, तो मैं यहाँ पे खाली जीरो करके नहीं, मतलब यूनिक ब्लैंक छोड़ दूँ, टेबल उस डेटा को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो कहेगा यहाँ कुछ इंसर्ट करो। सपोज जैसे मैंने क्या किया, नेम डाल दिया, आईडी डाल दी, नेम डाल दिया मैंने, ठीक है, एज नहीं डाली, एड्रेस डाल दिया, ईमेल आईडी डाल दी, मोबाइल, डिपार्टमेंट, रोल, सैलरी सब डाल दिया, पर मैंने एज नहीं डाली। फिर मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो यहाँ पे एरर मैसेज देगा कि ये टपल, ये जो ब्लॉक है खाली नहीं रहना चाहिए, कुछ वैल्यू इंसर्ट करो। अब हम बोलेंगे भाई हमारे पास एज नहीं, हम क्या करें, ठीक है, तो फिर वहां पे हमें नल लिखना पड़ता है, लिटरली NULL। इसका मतलब ये है कि ये कमांड एक तरह से कीवर्ड है जिसको सिस्टम ही समझता है भाई यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आने वाली है, तो इसे शो नहीं करना है यूजर को। मतलब वहां पे लिखा हुआ तो आएगा, एज के नीचे वैल्यू खाली होगी, वो शो नहीं होगी, वहां पे नल लिखा हुआ नहीं आएगा, वहां बस खाली शो होगा। तो नल एक कमांड है, ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब किसी एट्रीब्यूट की या किसी टपल की हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वहाँ नल लिखना पड़ता है। सो जैसा मैंने बोला कि यूनिक की के अंदर नल वैल्यू इंसर्ट की जा सकती है, वो उसको एक्सेप्ट करेगी, लेकिन प्राइमरी की में आप कभी भी नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। एक और चीज़, यूनिक की मोस्ट ऑफ जब बनाई जाती है तो इसमें कम से कम 2 एट्रीब्यूट ऐड किए जाते हैं। इट मीन्स कि आप ऑलरेडी इसमें प्राइमरी की को भी ले सकते हो, प्लस साथ में कोई सी भी एक की डाल दो, उसको आप नल भी छोड़ सकते हो। कैसे, मैं आईडी और एज को मिला करके जो है एक यूनिक की बना देता हूँ, तो उसमें क्या होगा, मैंने आईडी तो 1 2 3 4 5 6 दे दिया। अब यहाँ पे इस जगह ही बात कर रहे हैं जहाँ पे आईडी 01 है, लेकिन दूसरा हिस्सा क्या है उसका, है हमारा एज। तो यूनिक की के 2 हिस्से हैं, आईडी और एज। आईडी मुझे 01 देना ही पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी एक प्राइमरी की भी है, लेकिन मैं एज की जगह पे नल लिख सकता हूँ, तो ये कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट हो जाएगा यूनिक की कंसेप्ट के अंदर कि ठीक है भाई इन्फॉर्मेशन नल को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इन शॉर्ट प्राइमरी की यूनिक की ही होती है, यानी कि पूरे टेबल में यूनिक होती है, रिपीट नहीं हो सकती। लेकिन यूनिक की जो खुद जब कंसेप्ट होता है वो नल को भी एक्सेप्ट करता है, नल वैल्यू को। यूनिक की बनाई भी इसीलिए जाती है कि कई बार ऐसा होता है कि जब हमें मल्टीपल डेटा शो करना हो तो कोई एक एट्रीब्यूट मिस हो जाता है, वो टेबल में होता नहीं है, तो वहाँ पर टेबल एरर देता है, तो वहाँ पर नल डाल दो आप। तो इससे क्या होता है, आप जैसे मुझे कुछ ऐसा सर्च करना हो कि खाली उन कैंडिडेट्स के नाम बताओ जिनकी एज मिस है, जिनकी एज नहीं दे रखी है, वेयर एज वैल्यू इज नल, या फिर मैं सीधा प्री डिफाइंड टाइम पे टेबल बनाते वक्त ही दैट यूनिक की इज दैट वेयर नल इज प्रिंटेड, मैंने यूनिक की डेफिनेशन दे दी, जहाँ जहाँ नल लिखा है वो यूनिक की है, तो फिर मैं सीधा सर्च कर सकता हूँ शो मी डेटा फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय वेयर यूनिक की इज वेयर प्राइमरी की इज इक्वल टू यूनिक की, यानी कि मुझे टेबल में से वो डेटा दिखाओ जहाँ प्राइमरी की यूनिक की है। तो यूनिक की खाली उसी डेटा को शो करेगा जहाँ जहाँ पे नल लिखा हुआ है। तो इससे मुझे डायरेक्ट बस ये समझ में आ जाएगा कि इस एम्प्लॉय की ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिस है, नहीं डाल रखी है, मैं उसको अपडेट कर दूंगा, ठीक है।
तो ये था यूनिक की का एग्जाम्पल। शॉर्ट में रिपीट करते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट की सेलेक्ट करेंगे टेबल में, जो कि यूनिक हो सकती हैं, उनमें से किसी एक को प्राइमरी की बनाएंगे, बाकी बची हुई की अल्टरनेट की हो जाएगी। कंपोजिट की रन टाइम पे ही प्राइमरी की के साथ दूसरी की कॉम्बिनेशन में डाल के अगर बना दी जाए तो वो कंपोजिट की होती है। सुपर की ये कंपोजिट की तरह होती है, ऐसे यूनिक एट्रीब्यूट यानी कि कैंडिडेट की इसको मर्ज करके जो है की बना दी जाए, लेकिन सुपर की टेबल बनाते वक्त डिफाइन करी जाती है, कंपोजिट की रन टाइम पे बनाई जाती है। यूनिक की ये जो है एक या एक से ज़्यादा जो है एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जिसके अंदर नल वैल्यू भी एक्सेप्ट हो जाएगी, एक वर्ड कीवर्ड भी एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी की जो है वो नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करती, आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते। अब बात करते हैं फॉरेन की देखिए ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है फॉरेन की का। इस टेबल में आईडी जो है वो हमारा प्राइमरी की है। अब यहाँ पे एक ही आदमी की इन्फॉर्मेशन है, राज, उसका एज, उसका एड्रेस, लेकिन उसकी ईमेल और मोबाइल मैंने दूसरी जगह सेव कर रखी, दूसरी टेबल में। तो अभी इन दोनों टेबल को लिंक कैसे करूँगा? मैं आईडी को वापस यहाँ डाल देता हूँ, वो आईडी नंबर वही लिख दिया 0101, इससे दोनों टेबल जुड़ गई। कैसे? ईमेल और मोबाइल किसका है? जिसका नेम राज है, जिसकी एज 22, जिसका एड्रेस उदयपुर है। इस तरह से दोनों टेबल आपस में जुड़ गई। तो यहाँ की जो प्राइमरी की है वो इस टेबल में आकर के वापस एज अ की ही काम कर रही है, लेकिन ये यहाँ प्राइमरी की नहीं बनेगी, ये यहाँ फॉरेन की कहलाएगी। और इस टेबल की खुद की एक प्राइमरी की वो अलग से हो सकती है। तो इन सिंपल वर्ड फॉरेन की इज नथिंग एल्स। जब हम दो टेबल को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में अगर डिस्प्ले हो रही है कनेक्टिविटी शो करने के लिए, तो वो वहाँ फॉरेन की कहलाएगी। ठीक है? कोई पर्सन अगर बाहर से इंडिया घूमने आया तो हम उसे फॉरेनर बोलते हैं, पर है तो पर्सन ही है ना, भले फॉरेन से आया है, वो अपनी कंट्री को ही बिलोंग करेगा हमेशा। हम उससे जब पूछेंगे कि आप कहाँ से हो, तो यूँ थोड़ी बोलेगा कि मैं इंडिया से हूँ, क्योंकि एट प्रेजेंट में इंडिया में मौजूद हूँ। ठीक है? वो भले इंडिया में मौजूद है, अभी यहाँ रह रहा है 10 दिन से, लेकिन वो है तो फॉरेनर ना। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि मतलब कहीं उसे बिलोंग करता है। उसी तरह से फॉरेन की किसी टेबल में वही है जो किसी और टेबल में प्राइमरी की है। और फॉरेन की क्या काम में आती है कि ये दो टेबल को आपस में मर्ज करती है, कनेक्टिविटी देती है। ठीक है? अगर सोचो मैं ये 01 यहाँ पे ना दूँ तो मुझे कभी पता नहीं लगेगा कि वो ईमेल और मोबाइल एक्चुअली है किसके। मैं नेम डाल सकता हूँ पर नेम यूनिक नहीं होता है। ठीक है? सो फॉरेन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की है, ये टेबल्स को मर्ज करने के, ज्वाइन करने के काम में आती है, जॉइंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के काम में आती है। और इसको अलग से जो है हमें चुनना नहीं पड़ता किसी टेबल में, ये आईडी उठा के मैं सब जगह डाल दूंगा, ये वहाँ फॉरेन की तरह वर्क करेगी। और एक और चीज़, फॉरेन की है तो साथ के साथ उस टेबल की खुद की भी एक प्राइमरी की हो सकती है। ठीक है? सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक की कंसेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, सजेशन, फीडबैक कुछ भी अगर या कोई चीज़ आप डिटेल में जानना चाह रहे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इसी तरह के वीडियोज़ को देखना चाह रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस पूरे वीडियो लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से अभी के लिए इतना ही।